नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल भंडारी में। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट 4 है आपका। ठीक है, जो आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस के लिए प्रीवियस 10 सालों के आपको इसमें क्वेश्चन मिलेंगे फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री के। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें कह रहा है आपका दो वस्तुएं, ठीक है, H1 H2 ऊंचाइयों से एक साथ छोड़ी जाती हैं। ठीक, उनके पृथ्वी में पहुंचने के लिए गए समयों का अनुपात यानी कि टाइम रेशियो बताना है, T1 रेशियो T2। ठीक है, अब जब वस्तुएं प्रारंभिक में छोड़ी होंगी तो जब पहले तो स्थिर होंगी वस्तुएं तो प्रारंभिक वेग क्या होगा, इसका 0 लेंगे। ठीक है, दोनों ही वस्तुओं का अब सेम टाइम पे छोड़ी है इन्होंने। ठीक, तो हमारा फॉर्मूला होता है आपका हाइट का UT प्लस हाफ GT²। ठीक है, जी जहाँ क्या है आपका गुरुत्वाकर्षण और टी है आपका लिया गया समय। ठीक, अब यू टी तो ये क्या 0 हो जाएगा, जब अगर यू 0 तो यू टी भी क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बचता आपका प्लस हाफ GT²। ठीक, एच यानी कि इसमें देखो आप एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टाइम के। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, ये भी तो लिख सकते हैं H1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका T1 टाइम का स्क्वायर अपॉन H2, यही रेशियो तो निकालना है हमें, T2 टाइम का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें निकालना है आपका टाइम का रेशियो। तो ये स्क्वायर है, इस पर इधर जाएगी तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, ये अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, T1 अपॉन T2 इक्वल टू H1, ठीक है, अपॉन H2 का अंडर रूट। ठीक है, तो T1 टिश्यू क्या हो जाएगा आपका, टाइम रेशियो आपका हो जाएगा अंडर रूट H1 अपॉन H2। तब ऑप्शन देखते हैं इसमें से अंडर रूट H1 अपॉन H2, तो ऑप्शन बी देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें लिखा है आपका उसमें मान के बढ़ते क्रम में कौन सी व्यवस्था ठीक है। ठीक है, अब चारों ऑप्शन पढ़ेंगे हम आपका। हाइड्रोजन से बड़ा चारकोल से बड़ा क्या है आपका, बायोगैस से बड़ा लकड़ी। ये आपको क्या बताना, बढ़ते हुए क्रम में उसमें मान। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए आप, सेकंड वाला ये कह रहा है लकड़ी से बड़ा चारकोल से बड़ा बायोगैस, बायोगैस से बड़ा किसका होता है आपका उसमें मान, हाइड्रोजन का। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। लकड़ी का कम होता है, ठीक है, सबसे कम लकड़ी का होगा इसमें, उससे ज़्यादा लकड़ी से बड़ा होगा आपका चारकोल का उसमें मान, फिर आपका बायोगैस आएगा, फिर सबसे ज़्यादा होता है आपका हाइड्रोजन का। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, यदि बल को 4 गुना, ठीक है, कोई बल है F, उसे ये कह रहा है 4 गुना कर दो, हमने 4F कर दिया। ठीक है, और जल के क्षेत्रफल को आधा, कोई क्षेत्रफल हमें क्या दिया है, A गिवन है, और उसे हमने क्या कर दिया, आधा कर दिया। ठीक है, तो प्रारंभिक दाब का कितने गुना हो जाएगा। अब इसमें ऑप्शन तो दिया नहीं, ठीक है, ऑप्शन लेना भूल गए हम, तो इसे कैसे करेंगे। अब आपको पता होगा फॉर्मूला दाब का फॉर्मूला क्या होता है आपका, जो दाब हम P से प्रेशर डिनोट करेंगे, F से फोर्स अपॉन एरिया। ठीक, अब हमने क्या करा था, दाब को क्या करा था, 4 टाइम्स बड़ा कर दिया। ठीक है, 4 टाइम्स कर दिया दाब आपका फोर्स को, और जो एरिया है वो आपका क्या कर दिया, हमने हाफ कर दिया। ठीक है, तो ये कहाँ चला जाएगा, 2 ऊपर, तो इसके ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 में 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, P1 नया P1 निकालेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा 8 टाइम्स फोर्स के अपॉन A। तो प्रारंभिक दाब क्या हो माना हमने, F अपॉन A। ठीक है, तो ये क्या हम लिख सकते हैं, ऐसे लिखता हम 8 मल्टीप्लाई P, तो प्रारंभिक दाब का कितना हो जाएगा, 8 गुना। ठीक है, तो ऑप्शन तो इसमें लेना भूल गए, तो ये होगा आपका प्रारंभिक दाब का 8 गुना। ठीक है, तो 8P1 8P लिख सकते हैं। ठीक है, प्रारंभिक दाब का 8 गुना। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। इसमें कह रहा है कार्बनिक यौगिक
की संयोजकता बताइए। ठीक है, कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता, कार्बन का हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे अगर हम, ये होता है 2 4, ठीक है 6 होता है ना, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी हमें इसे पूर्ण करने के लिए, क्योंकि सेकंड इसमें कक्षा में कितने होंगे 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 और ऐड करने पड़ेंगे प्लस, तो ये क्या हो जाएगी इसकी +4 संयोजकता, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। इसमें कह रहा देखिए एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें कह रहा एक यथार्थ सेंटीग्रेड थर्मामीटर तथा एक दोषयुक्त फ़ारेनहाइट थर्मामीटर। ठीक है, दोषयुक्त कौन सा आपका फ़ारेनहाइट और सही कौन सा आपका सेंटीग्रेड वाला। ठीक है, तो किसी वस्तु का ताप क्रम से आपका 60 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 141 डिग्री सेंटीग्रेड मापते हैं। तो फ़ारेनहाइट थर्मामीटर का पार्ट में गलती बताइए। तो हमें फ़ारेनहाइट में निकालनी है आपकी गलती। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिया ये। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको फ़ारेनहाइट और इसमें संबंध पता होना चाहिए डिग्री सेंटीग्रेड में। इसका फॉर्मूला होता है आपका 3/5, ठीक है, F-32/9। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे हम, सी की वैल्यू हमें दी है 60, क्योंकि ये तो सही वाला है। ठीक है, 60/5 हो जाएगा आपका, और 9 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी। ठीक है, × 9 F-32। ठीक है, अब इनकी इसे काट देंगे 12 से, 12 नम्मा 108। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 108 = F-32। 32 को इधर लाएंगे तो ये क्या माइनस का चिन्ह है, इसमें पॉजिटिव हो जाएगा। तो 108 में 32 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 140। ठीक है, ये आपका फ़ारेनहाइट पे आ गया। ठीक, अब त्रुटि कितनी थी इसमें, हमें प्रतिशत, एफ का मान कितना आ गया 140। अब फ़ारेनहाइट में त्रुटि निकालनी है ना, तो 141 में से 140 घटा देंगे। ठीक है, तो ये आपकी क्या आ जाएगी एरर। ठीक है, इसे ई से डिनोट कर लेते हैं एरर। ठीक है, तो एरर कितनी हो गई आपकी 1 फ़ारेनहाइट। ठीक है, आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। तो ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। अब ये कह रहा है इसमें कार्बोनेट आयन का तुल्यांकी भार है। ठीक है, कार्बोनेट आपका होता क्या है, ये होता आपका CO3। ठीक है, अब इसमें आयन कितने होते हैं, आयन होते हैं -2। ठीक है, यानी कि 2-, ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख लो, -2 या 2 पहले फिर माइनस बाद में। ठीक है, सबसे पहले हमें चाहिए होगा इसका अणुभार। तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं हम, तुल्यांकी भार का फॉर्मूला होता है आपका, ई से डिनोट कर लेता हूँ उसे, इसका फॉर्मूला होता है आयन का अणुभार। ठीक है, ठीक है, टोटल एटॉमिक नंबर अपॉन आवेश। ठीक है, आवेश को क्यू से डिनोट कर लेता हूँ मैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ए से एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा आपका, कितना होता है आपका CO3। कार्बन का क्या होता है आपका 12 होता है परमाणु भार। ठीक है, और आपका क्या होगा O3 16 × 3, तो ये हो जाएगा 48। 48 और 12 कितना हो जाएगा आपका 60। तो ये आपका हो गया 60 हो गया इसका अणुभार। ठीक है, CO3 कार्बोनेट का, और आयन से हमें डिवाइड करना है इसका, तो -2 आयन है। ठीक है, तो डिवाइड कर दिया हमने, कितना आ जाएगा ये 30। तो अब कार्बोनेट आयन का तुल्यांकी भार कितना आ गया हमारा 30 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं हम, चेक करते हैं, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। कुछ नहीं करना इसमें, हमें तुल्यांकी भार निकालेंगे हम, इक्वल टू होता है इसका अणुभार अपॉन जो आयन पर आवेश होता है -2 है, तो उससे क्या कर देंगे हम डिवाइड कर देंगे। अणुभार कितना आया हमारा 60 को 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये 30 आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर। ये कह रहा है देखिए 4 × 10⁻³ किग्रा यानी किलोग्राम पर मीटर के 20 सेंटीमीटर तार में 10 एम्पेयर की धारा बह रही है। ठीक है, ये एम दिया है आपका, फिर आपका एल दिया है, फिर आई का मान दे दिया इसने कहा, फिर ऊपर की ओर तार को रोके रखने के लिए आवश्यक चुंबकीय क्षेत्र वेबर पर मीटर स्क्वायर में होता है। तो जी की वैल्यू 10 मीटर प्रति सेकंड दी है इन्होंने। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है हमें।
बी निकालना है, यानी कि अब बी कैसे निकालेंगे? अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें फॉर्मूला होता है आपका तार का संतुलन करने के लिए हम एफ बराबर क्या लगाएंगे इसमें, एम जी। ठीक है, हम क्या लगा लेंगे फॉर्मूला, एफ इक्वल टू एम जी। ठीक है, तो अब इसमें आई और एल का मान भी दिया हुआ है आपको, ये एल दिया है और ये आई दिया 10 एम्पर। तो एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, एफ इक्वल टू धारावाही चालक पर लगने वाला बल, आई बी एल साइन थीटा। थीटा तो इसमें 90 होगा, तो साइन क्या होगा, साइन 90 का मान 1 होगा। तो एफ़ की वैल्यू क्या रख लेंगे हम, आई बी एल। ठीक है, या आई एल बी इक्वल टू एम जी। ठीक है, मान किसका निकालना हमें, बी का। तो ये इसके बटे में चला जाएगा आपका, आई एल क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा यहाँ। ये दोनों को हम इसे यहाँ डिवाइड में ले आएंगे, तो ये क्या बन जाएगा आपका, बी इक्वल टू हो जाएगा आपका एम जी, ठीक है, अपॉन आई एल। अब वैल्यू पुट करेंगे इसकी हम, वैल्यू क्या है एम की, 4 इंटू 10 की पावर -3, जी की मान हमें 10 दिया है। ठीक है, अपॉन आई का मान कितना दिया हमें, आई का मान दिया है आपको ये 10 एम्पियर। ठीक है, 10 इंटू एल की वैल्यू हमें दी है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसे मीटर में चेंज कर लेंगे 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करके। ठीक, अब इसे डिवाइड करेंगे हम, तो इसे आप अगर सॉल्व करोगे, ठीक है, ये सॉल्व करके आएगा आपका 4 इंटू 10 की पावर -3 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा अगर आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी करेक्ट हो जाएगा आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अब इसमें कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन किसी बल क्षेत्र से गुजर रहा है परंतु उस पर कोई बल नहीं लग रहा, ऐसा संभव है यदि इलेक्ट्रॉन गुजर रहा हो। ठीक है, वाह। अब हमें पता है कि चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हुए आवेशित कण पे लगने वाला बल क्या होता है, एफ इक्वल टू होता है आपका क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, एफ इक्वल टू क्या होता है आपका, क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, अब अगर थीटा को हम 0 या 180 कर दें तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो फोर्स क्या आ जाएगा आपका, 0। ठीक है, अब हम कह सकते हैं यदि इलेक्ट्रॉन चुंबक के क्षेत्र के समांतर हो, 180 का मतलब पैरेलल चल रहा है, ठीक है, या 0 एंगल हो, तो ये पैरेलल चल रहा है। तो ठीक है, अगर पैरेलल दिशा में गति कर रहा है तो हम कहेंगे इस पर कोई बल नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब इसमें पढ़ते हैं हम आपका आंसर। तो ऑप्शन देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में जब कब कोई बल नहीं लग रहा, ऐसा संभव है यदि इलेक्ट्रॉन समांतर से गुजरेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी दिख रहा होगा आपको, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये कह रहा है पीवीसी का पूरा नाम, पीवीसी तो आपने पढ़ा होगा, इसका पूरा नाम क्या होता है आपका, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसमें दो ऑप्शन दिए, ए और डी क्या है, सेम दिए, सेम ही होंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कह रहा है यौगिक CH3OH का IPSC पद्धति में नाम बताइए। ठीक है, तो इसका क्या नाम होता है, इसका नाम होता है आपका मेथनॉल। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है आपका 2014, 15, 16, 17 में। ठीक है, तो CH3OH क्या होता है आपका, IPSC नाम क्या होगा इसका, IUPAC नाम होगा मेथनॉल, CH3O5। अब एक क्वेश्चन हो रहा है आपका, ये भी काफ़ी अच्छा है, कई बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में। ये कह रहा है आपका जल को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है, तो इसका आयतन। ठीक है, अब 10 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो इसका आयतन घटता है, हमें ये याद रखना चाहिए। ठीक है, और आपका 4 से 0 डिग्री तक इसका आयतन क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी कि पहले कम होता है फिर बढ़ता है। तो ऑप्शन पढ़िए ए, पहले क्या होगा इसका, घटेगा फिर आपका बढ़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें कह रहा है डायनामाइट का आविष्कार किया था, तो ये तो पता होना चाहिए, ना तो बेकरल है, ठीक है, न्यूटन ने तो न्यूटन का नियम दिया, थॉमसन ने किसकी,
इलेक्ट्रॉन की खोज की, तो इसमें क्या पता आपका डी, अल्फ्रेड नोबेल ने आपका डायनामाइट का आविष्कार किया गया। अब ये कह रहा है देखिए, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के समीप लगने वाले उन पर स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, तो इसमें बताना है स्थितिज ऊर्जा का क्या होता है, बढ़ जाएगी, घट जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जब प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के समीप उन्हें लाते हैं तो उनकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो क्या होता है, घट जाती है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। इसमें कह रहा है दिया सिलाई उद्योग में होता है। अब इसमें क्या होता है दिया सिलाई उद्योग में, ठीक है, उद्योग में उपयोग होता है, सॉरी। अब इसमें क्या उपयोग होगा, जो हम माचिस वाचिस बनाते हैं दिया सिलाई में, इसमें आपका एक होता है पोटेशियम नाइट्रेट या सोरा, ठीक है। इसका यूज़ हम किस में बनाते हैं, दिया सिलाई यानी कि माचिस बनाने में, ठीक है, कि उद्योग में आक्सीकारक के रूप में किया जाता है। अब इसमें ऑप्शन दिया आपका सोरा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। किसका उपयोग करते हैं हम, सोरा का या फिर आपका पोटेशियम नाइट्रेट का, ये ध्यान रखना हमें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, सबसे अधिक आध्यात्मिक प्रकृति का तत्व है, तो ये होगा आपका क्लोरीन, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें कौन सा होगा, क्लोरीन हो जाएगा। ये सर्वाधिक आध्यात्मिक प्रकृति का तत्व है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये कह रहा है अगर दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा का प्रवाह निर्भर करता है, किस पे निर्भर करेगा भाई, सॉरी, ये किस पे निर्भर करेगा आपका, उनके तापांतर पे, यानी कि उनके वस्तुओं के बीच कितना कितना ताप है। मान लें एक वस्तु पे 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, एक पे 15, ठीक है, तो वो आपस में इक्वल करेगा, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, आपका तापांतर पे, उनके ताप के अंतर पे डिपेंड करेगा, ठीक है, ऊष्मा का प्रवाह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 कह रहा है आपका निम्न में से किन तरंगों की आवृत्ति सबसे कम होती है, तो ये आपने हम रेडियो होता हमारा रेडियो तरंग, ठीक है, तो आपको याद रखना सबसे कम आपका होता है रेडियो तरंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब चलेंगे हम धातुओं में चमक होती है। धातुओं में चमक क्या होती है, देखो धातुओं में धातु परमाणु मुक्त रूप से गति करते हैं, ठीक है, करते हुए इलेक्ट्रॉनों के समूह में धंसे रहते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन की धातुओं को चमक प्रदान करता है, ठीक। तो सुचालक के कारण, अधिक घनत्व के कारण, या पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण, या आपका मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अब कह रहा है ये लॉरिल एल्कोहल का सूत्र है, ये भी बहुत बार रिपीट हो चुका है आपके एग्जाम में, पॉलिटेक्निक में 2014-15 में, ठीक है, शायद ये 10 में भी आया हुआ है। तो लॉरिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है आपका, ये होता है C12, 12 का दुगुना क्या होता है 24 में एक जोड़ देंगे H25OH, तो ये क्या होता है आपका C12H25OH, ठीक है, ये आपका लॉरिल एल्कोहल का सूत्र होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अब ये कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन की प्रवाह दर 1 एम्पीयर धारा है, ये तो बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये आपको आना ही चाहिए, ठीक है। मैं तो ऑप्शन देख के ही बता सकता हूँ सीधे इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आएगा बी। अब निकालेंगे कैसे इसे, तो हम इनको निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको फॉर्मूला पता है आपको आवेश का, Q इक्वल टू होता है Ne, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या इंटू इलेक्ट्रॉन पे आवेश, और एक होता है आपका Q इक्वल टू IT, ठीक है, ये तो सेम ही है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे ये भी तो लिख सकते हैं IT इक्वल टू Ne, ठीक है। तो हमें इलेक्ट्रॉनों की दर बतानी है, ठीक। तो अब n निकालना है हमें, n क्या हो जाएगा आपका I इंटू टी, ठीक है, अपॉन E। तो I का मान 1 एम्पियर, T की वैल्यू 1 सेकेंड ले लेते हैं, ठीक है, और इसकी वो क्या ले लेंगे, इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है 1.6 10⁻⁻⁹, ठीक है। तो -19 हो जाएगा ये, इसे ऊपर ले जाएंगे अगर 10⁻⁻⁹
-19 को, तो ये क्या हो जाएगा आपका n इक्वल टू, इसे हम ये भी तो लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻18 भी तो लिख सकते हैं, जो हमने 19 लिखा था। ठीक है, प्लस हो जाएगा ऊपर जाके -19, तो हम इसे ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं। और नीचे बचाता है 1.6। ठीक है, इसे हटाएंगे तो यहाँ एक और जीरो लग जाएगा। अब इसे सोल्व करेंगे। ठीक है, 16 छक्के, तो ये कट जाएगा आपका, देखिए 200 सिंपल भी काट सकते हैं, 50 25 ऐसे करके, तो ये आएगा आपका 6.25 सॉल्व करके 10⁻18, वो भी प्लस में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 6.25 10⁻18। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अब ये कह रहा है आपका क्वेश्चन, देखिए इसमें क्या कह रहा है आपका, इसमें कह रहा है आपका डीजल इंजन की क्षमता कितनी होती है, तो ये होती है आपकी 40%। ठीक है, ये आपको याद करना है, जो याद करने वाले क्वेश्चन है सीधे सीधे। अब ये कह रहा है लोहे का शुद्धतम रूप होता है, तो लोहे का शुद्धतम रूप क्या होता है आपका, ऑप्शन पढ़िए, ढलवा लोहा, कच्चा लोहा, पीट या आपका पिटवा लोहा। तो इसका शुद्धतम रूप क्या होता है आपका पिटवा लोहा। ठीक है, इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है, तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें कह रहा है आपका, देखिए 4 सेंटीमीटर गहराई की बाल्टी में पानी लबालब भरी है। ठीक है, पानी से भरी हुई है पूरी ऊपर तक, बाल्टी की तली में आभासी गहराई होगी। तो अब इससे कैसे निकालेंगे, तो ये अपवर्तनांक यानी कि हम यू से डिनोट कर लेंगे। ये अपवर्तनांक कैसे निकाल लेंगे इसका, वास्तविक गहराई अपॉन आभासी गहराई। तो वास्तविक गहराई ठीक है अपॉन आभासी गहराई। ठीक, आभासी गहराई, तो इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये आपका देखिए वास्तविक तो मान हमें दी हुई है, इसमें कितनी 40 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है शुरू में, और आभासी हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक, तो हम सॉल्व कर लेंगे। और इसका अपवर्तनांक कितना होता है, अपवर्तनांक होता है आपका वास्तविक अपन गहराई, ये पानी के लिए होता है आपका 1 पॉइंट, आपको ये पता होना चाहिए, अपवर्तनांक हो जाएगा 3। ठीक है, वास्तविक तो हमें गिवन है कि 40, और आभासी हमने मान लेंगे x। ठीक है, x इधर लाएंगे 1.33 आ जाएगा इसके अपॉन में, तो इसे सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू लगभग आएगा आपका 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अतः बाल्टी की तली की आभासी गहराई कितनी होगी आपकी 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ऑप्शन में पढ़ लेते हैं हम, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब ये कह रहा है इंजन की दक्षता ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो W बराबर क्या होता है आपका, W बराबर होता है J इंटू एच। ठीक है, तो इफ़िशियंसी कैसे निकालेंगे इसकी, W अपॉन J इंटू एच। ठीक, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। अब ये दे रहा है क्वेश्चन नंबर, ये नेक्स्ट में लिखा है आपका CO2 अणु के कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। ठीक है, अब सी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको 6 अभी बताई थी, पहले एक क्वेश्चन में आ चुका है ऐसा कुछ क्वेश्चन। ठीक है, और ओ में क्या होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ओ में होती है 8। ठीक है, और ओ के कितने अणु हैं, CO2, ओ के हैं 2 अणु, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इन्हें जोड़ देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 8 दूना 16, 16 और 6 आपका हो जाएगा 22। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी CO2 में 22। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो में क्या क्या कमी है, आपको आवाज़ क्लियर आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज़।